नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कहा पीएम फसल बीमा योजना विश्व स्तर पर नंबर 1 बीमा योजना है। फसल बीमा क्लेम का निपटारा करने में भारत बना टॉप 3 कंट्री। कृषि जागरण के केजे चौपाल कार्यक्रम का आयोजन, सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट विजय सरदाना रहे मौजूद। कहा सबको आत्मनिर्भर बनने की जरूरत। सल्फर मिल्स लिमिटेड ने खोला भारत का दूसरा कृषि इनोवा रिप टेक्नोलॉजी सेंटर। मोटे अनाज को बढ़ावा देगी हरियाणा सरकार। मिड डे मील और पर्यटन केंद्रों में इससे बने पकवान परोसने की तैयारी। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, खेती की मशीनों पर मिल रही बम्पर सब्सिडी। बाजार की तेज छलांग, सेंसेक्स फिर 62,000 के करीब। गेहूं उत्पादन में नंबर 1 पर पहुंचा मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 50 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा रोजगार। खेती को लाभदायक बनाने का सीएम शिवराज ने नहीं दिया कोई आश्वासन। कृषि जागरण ने फार्मर द जर्नलिस्ट के 15वें हिंदी ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया। फ्रांस करेगा यूपी में कृषि, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में भारी निवेश, मिलेगा बम्पर रोजगार। महाराष्ट्र में टमाटर के गिरते भाव से निराश किसान ने सड़कों पर फेंका टमाटर। उत्पादक ने बताई आप भी थी। गुलाब के फूलों पर बढ़ रहा कीटों का प्रकोप, उत्पादन में आ सकती है भारी गिरावट। दिल्ली में लगातार बदल रहा मौसम, कोहरे के चलते यातायात प्रभावित। अब खबरें विस्तार से। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में अपने उत्तर में कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आवेदकों के संदर्भ में दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर करने के लिए फसल की विफलता के खिलाफ एक व्यापक बीमा कवर पेशकश करना है। उन्होंने अपने लिखित उत्तर के माध्यम से यह भी बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सकल प्रीमियम के मामले में तीसरी सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। मंत्री के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 22 के दौरान 832.24 लाख किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकन किया। किसानों ने प्रीमियम के 3,77,26 रुपए का भुगतान किया, जबकि 2021 से 22 में दावों का भुगतान 13,728.63 रुपए था। बीमा कंपनियां योजना के प्रावधानों के तहत बोली प्रीमियम दर लेती हैं। हालांकि किसान को केवल रबी और खरीफ खाद्य और तिलहन फसलों के लिए 2% का अधिकतम प्रीमियम और वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए 5% का भुगतान करना होगा। कनाडा और इटली के बाद भारत में फसल बीमा क्लेम की संख्या सबसे अधिक है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के प्रमुख और इंटरनेशनल री इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस कंसल्टेंसी एवं ब्रोकिंग सर्विसेज के वरिष्ठ सलाहकार कोल्ली एंड राव द्वारा किए गए एक अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है। अध्ययन में पाया कि पिछले 7 वर्षों में भारत में औसत फसल बीमा क्लेम दर 83% था, जबकि कनाडा में यह 99% और इटली में 98% था। खास बात यह है कि तुर्की और चीन के पास फसल बीमा क्लेम दर सबसे कम था। अध्ययन के मुताबिक तुर्की और चीन के पास फसल बीमा क्लेम दर 55 और 59% था। चीन, अमेरिका और भारत दुनिया के फसल बीमा प्रीमियम का 70% भुगतान करते हैं, जबकि कनाडा और अमेरिका में बीमा कंपनियों को चलाने और प्रबंधित करने की लागत का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। अगर भारत की बात करें तो 2016 में जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने मौजूदा क्लेम सब्सिडी आधारित मॉडल को बदल दिया तो भारत में फसल बीमा अधिक लोकप्रिय हो गया। पिछले 7 वर्षों में बीमा कंपनियों ने प्रीमियम में 1,54,265 रुपए लिए और क्लेम के रूप में 1,28,418 रुपए का भुगतान किया। इससे उन्हें 83% का क्लेम अनुपात मिलता है। कृषि जागरण आए दिन केजे चौपाल का आयोजन करता है। इसमें कृषि से जुड़े गणमान्य व्यक्ति या फिर प्रगतिशील किसान व अधिकारी दौरा करने के लिए आए दिन आते रहते हैं। इसी के चलते केजे चौपाल आज कृषि क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि इस बार कृषि जागरण चौपाल कार्यक्रम में विजय सरदाना शामिल हुए। वह वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट और अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यवसाय मूल्य श्रृंखला के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कृषि जागरण के कार्यालय का दौरा किया और सभी टीम के साथ बातचीत की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना अमूल्य समय केजे चौपाल में भी दिया, जहां उन्होंने कृषि क्षेत्र से जुड़ी और अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया। साथ ही विजय सरदाना ने कृषि जागरण के सदस्यों को धन्यवाद किया और कृषि से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बात की।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस दुनिया में किसी भी साधारण व्यक्ति ने कोई भी बड़ा काम नहीं किया है। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में कोई बड़ा काम व इतिहास लिखने जैसे कार्य करता है, वह कोई असाधारण व्यक्ति ही हो सकता है। किसानों की समृद्धि और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सल्फर मिल्स लिमिटेड ने कृषि नोवा रिप टेक्नोलॉजी सेंटर नामक एक पहल की शुरुआत की। कृषि नोवा रिप टेक्नोलॉजी सेंटर एक ऐसी जगह है जहां रिप किसानों को बेहतर खेती के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, फसल के अधिकतम गुणवत्ता वाले उत्पाद का अधिकतम उत्पादन करने के लिए नवीन और प्रौद्योगिकी आधारित कृषि सेवाएं प्रदान करता है। वहीं उंदू बाड़मेर में राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा कृषि नोवा रिप टेक्नोलॉजी सेंटर खोला गया है। यह केंद्र किसानों को विभिन्न आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है, जिससे मिट्टी परीक्षण, बीज उपचार, ड्रोन स्प्रेयर, जल परीक्षण, मौसम पूर्वानुमान आदि शामिल है। मुख्य अतिथि श्री कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल, सल्फर मिल्स के निदेशक सुकेतु दोषी और जगदम्बा कृषि मशीनरी के निदेशक स्वरूप सिंह भाटी ने कृषि रिप टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। हरियाणा सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा देगी। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहन के साथ साथ फसल उगाने का परीक्षण भी दिया जाएगा। मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर खादर अली के साथ मिलकर प्रदेश सरकार कार्यशाला और शिविर लगाएगी। इसके अलावा सरकारी पर्यटन केंद्रों के मेन्यू में भी मोटे अनाज को शामिल करने की तैयारी है। जल्द ही इस पर सरकार नीति बनाने जा रही है। वहीं मोटे अनाज के खाने को बढ़ावा देने के लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 27 दिसंबर को विधायकों को मिलेट्स का खाना खिलाया जाएगा। यह जानकारी कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दी। इस मौके पर डॉक्टर खादर अली भी उनके साथ मौजूद रहे। दलाल ने कहा कि भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसी कड़ी में हरियाणा एक कदम आगे बढ़ रहा है। खेती किसानी में मशीनों का काम बढ़ गया है। अच्छी और बेहतर मशीनों के माध्यम से किसान ज्यादा उपज हासिल कर रहे हैं। हालांकि इन मशीनों को खरीदना सभी की बस की बात नहीं है। ऐसे में बिहार सरकार कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत किसानों को सब्सिडी दे रही है। इनमें 90 तरह की मशीनों को शामिल किया गया है। इनमें खेत की जुताई, बुआई, निराई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई आदि और गन्ना एवं उद्यान से जुड़ी मशीनें शामिल हैं। सब्सिडी रेट मशीन की कीमत के 80% से अधिक बिल्कुल ना हो। 31 दिसंबर तक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को कृषि यांत्रिकरण सॉफ्टवेयर OFMAS पर अप्लाई करने से पहले बिहार के DBT पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी है। वैश्विक बाजारों में मिले जुले रुख और IT शेयरों में निवाली के बीच बुधवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त रही। इस दौरान BSE का 30 शेयरों वाला सूचकांक 304.17 अंक की तेजी के साथ 62,006.46 अंक पर पहुंच गया। निफ्टी 88.05 अंक बढ़कर 18,473.35 अंक पर था। सेंसेक्स में HCL टेक्नोलॉजी, सन फार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट्स, विप्रो, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट बढ़ने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे। वहीं पावर ग्रिड और ITC पिछड़े रहे। मंगलवार को अमेरिकी बाजार सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे। मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में नंबर 1 राज्य बन गया है। प्रदेश को 5 बार कृषि कर्मठ पुरस्कार मिला है। प्रदेश में गेहूं की उत्पादकता 2850 किलोग्राम से बढ़कर 3115 किलोग्राम हो गई है, जो देश की उत्पादकता आसपास है। दलहनों में चना और मसूर के उत्पादन में पहला स्थान प्रदेश का है। वर्ष 2015 से 16 में पुरस्कार गेहूं उत्पादन की श्रेणी में मिला। मध्य प्रदेश कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया है। इस वर्ष प्रदेश की कृषि विकास दर 25% रहने का अनुमान है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालक एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान ने कहा है कि हमारा विभाग 50 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गाय, भैंस, सुअर, मुर्गी, बकरी, प्रजनन फार्म और हरा चारा सुरक्षित रखने वाली इकाइयों को 4 करोड़, 1 करोड़ 60 लाख और 50 लाख रुपए की सब्सिडी देने की योजना है।
कुल राशि में से 50% सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जाएगी और इसके अलावा ऋण राशि पर 3% ब्याज अनुदान भी AHIDF योजना के तहत दिया जा सकता है। मंत्री ने बताया कि पशुओं के इलाज के लिए 4,332 से अधिक चल पशु चिकित्सा इकाई खोलने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देसी गायों की नस्लों के पालन पोषण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस दौरान डॉक्टर बलियान ने अन्य मंत्रालयों द्वारा युवाओं के लिए खेल, विज्ञान, कौशल और इनोवेशन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों पर भी मीडिया से बातचीत की। मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा को सूचित किया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल के दौरान खेती को लाभदायक बनाने का न कोई वादा किया और न ही कोई आश्वासन दिया। राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक बापू सिंह तंवर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल से यह स्वीकार किया। राजगढ़ के विधायक ने पूछा था, क्या मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कृषि को लाभ का धंधा बनाने के संबंध में कोई घोषणा या आश्वासन दिया है? तंवर ने यह भी पूछा कि खेती को लाभदायक बनाने के बारे में मुख्यमंत्री ने कब और कहां ऐसी घोषणा की या आश्वासन दिया। किसानों की कर्ज माफी के कांग्रेस के वादे का मुकाबला करने के लिए कृषि को लाभदायक बनाना भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश व केंद्र में मुख्य चुनावी मुद्दा रहा है। देश के किसानों की समस्या का समाधान हमेशा से कृषि जागरण अपने मंच से करता आया है। इसी कड़ी में कृषि जागरण ने फार्मर द जर्नलिस्ट की शुरुआत की। इसके तहत किसान अपने क्षेत्र की कृषि से जुड़े खबरों को कृषि जागरण के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाकर पत्रकार किसान की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में सुबह 11 बजे कृषि जागरण की टीम बैच नंबर 32 हिंदी भाषा में 15वां ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया। आपको बता दें कि अब FTG से 200 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं और हमारा यही प्रयास है कि इसी तरह से हम स्टेट के नए फार्मर्स से जुड़ें और उनको पत्रकारिता के लिए जागरूक करें। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और IT मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में राज्य का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को पेरिस पहुंचा और कई बड़े औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि फ्रांस के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में कृषि, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग सहित कई क्षेत्रों में निवेश करने का प्रस्ताव रखा। प्रतिनिधि मंडल का दौरा विभिन्न देशों में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे रोड शो की श्रृंखला का हिस्सा है। प्रतिनिधि मंडल ने अगले साल 10 से 12 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उत्तर प्रदेश में फ्रांसीसी निवेशकों को आमंत्रित किया है। महाराष्ट्र में किसानों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कभी बेमौसम बारिश तो कभी उपज का सही भाव नहीं मिल पाता है। पिछले साल महीने से प्याज का किसानों को कम भाव मिल रहा है। वहीं अब टमाटर की कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है। औरंगाबाद जिले के वर्जी गांव का एक किसान टमाटर को सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर हो गया। किसान का कहना है कि बाजार में टमाटर का भाव 100 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। ऐसे में लागत तक नहीं मिल पाएगी। इससे अच्छा है कि सड़कों पर ही फेंक दें। किसान पहले बेमौसम बारिश में नुकसान झेल रहे थे और वहीं अब सब्जियों और फसलों की कीमतों में गिरावट के कारण आर्थिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं। टमाटर का सही दाम न मिलने पर निराश किसान ने टमाटरों को सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ा। बदलते मौसम के कारण फसलों पर कीटों का हमला तेजी के साथ बढ़ रहा है। एक तरफ जहां बागवानी फसलें नष्ट हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फूलों के बाग भी बर्बाद हो रहे हैं। हिंगोली जिले में बादल छाए रहने से गुलाब के फूलों पर कीटों का प्रकोप बढ़ रहा है। किसानों का कहना है कि इससे उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। जलवायु परिवर्तन की वजह से गुलाब की कलियां तरह तरह की बीमारियों से प्रभावित हो रही हैं। प्रदेश में कभी कड़ाके की ठंड तो कभी बादल छाए हैं, तो कहीं बेमौसम बारिश हो रही है। इससे किसान बहुत डरे हुए हैं। कुछ दिन पहले बेमौसम बारिश होने के कारण फसलों का काफी नुकसान हुआ। वहीं गुलाब का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से फलों और फूलों को अधिक नुकसान हुआ है। इससे किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा है। देश के कई राज्यों में तापमान लगातार गिरता जा रहा है। देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और कई अन्य राज्यों में ठिठुरन बढ़ती जा रही है। तो वहीं सुबह और शाम के वक्त कोहरे ने भी अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है
बस, ट्रेनें और फ्लाइट्स पर भी इसका असर साफ देखा जा रहा है। दिल्ली में घना कोहरा और ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि दिन के समय तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन सुबह और रात के समय दिल्ली में ठंड शिमला से कम नहीं है। मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और वहीं अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके अलावा आईएमडी ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर भी दिल्ली वासियों को चेतावनी दी है। एक बार फिर से राजधानी की हवा जहरीली होने की स्थिति पर आ गई है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वह सुरक्षित रहें। आज एफटीवी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन के लिए आपका सवाल है, भारत के किस भाग में झूम खेती की जाती है? और आपके ऑप्शंस हैं, पहला उत्तर पूर्व भारत, दूसरा दक्षिण पश्चिम भारत, तीसरा दक्षिण पूर्व भारत और चौथा उत्तर भारत। तो ये थे आज के समाचार। कृषि से जुड़े अधिक जानकारी के लिए देखते रहें कृषि जागरण।